और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में। लगातार कवरेज जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीट की हर एक सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं, हर एक मूवमेंट क्या हो रहा है, कहां पर क्या अपडेट है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। शक्ति में कमलेश जांगड़े ने अपने मत का प्रयोग किया। जांजगीर लोकसभा से प्रत्याशी है, पीएम मोदी पर भरोसा जता रहे हैं लोग, कमलेश का ये कहना है। भारी मतों से जीतने का दावा उन्होंने यहां पर किया है। पीएम मोदी पर जनता भरोसा जता रही है, ऐसा कमलेश का कहना है। तो बड़ी और अहम जानकारी शक्ति जिले से आ रही है। कमलेश जांगड़े ने अपने मत का प्रयोग किया है। जांजगीर लोकसभा से ये बीजेपी प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए यहां पर यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर लोग भरोसा जता रहे हैं और जीत का दावा भी यहां पर करते हुए नजर आए। तो लगातार पल पल की अपडेट, अभी का अपडेट आपको शक्ति जिले से दे रहे हैं, जहां पर कमलेश जांगड़े ने अपने मत का प्रयोग किया है। जांजगीर लोकसभा से ये बीजेपी प्रत्याशी है, अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे थे। और यहां पर जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि भारी मतों से हम जीतने वाले हैं। और उसी दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कमलेश जांगड़े ने अपने मत का प्रयोग किया है। बीजेपी प्रत्याशी है, लोकसभा प्रत्याशी हैं, और जहां पर उनका पोलिंग बूथ है वहीं की लाइनें हैं। कैसे लोग लगातार बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही है। और ये सेल्फी पॉइंट भी आप देख सकते हैं, जो मत का प्रयोग करने इस बार पहुंच रहे हैं पहले वोटर, वो अपने मत का प्रयोग करने के बाद सेल्फी पॉइंट भी उनके लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया है। तंत्र का महापर्व है और मैं अपने गृह ग्राम मसनिया कला में मैं अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके घर परिवार के साथ में, मेरे गांव वालों के साथ में अपने गृह ग्राम मसनिया कला में आज पहला मत वोट मैं डाली हूं और जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। गांव वाले मेरे साथ आए हैं, आप देख सकते हैं, महिलाएं मेरे साथ में हैं। क्या लग रहा है? काफी मेहनत किए हैं शुरू से, लगभग 8 विधानसभा घर आपने जाकर मेहनत किया है। कितना कुछ इसका रिस्पॉन्स मिलेगा? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता जनार्दन का। लगातार मैं 2 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुआ था, 3 तारीख से लगातार मेरा जनसंपर्क चला है। 8 विधानसभा के हर मंडल, हर बूथ में मैं गई हूँ और हमारे मोदी जी की गारंटी, विष्णु देसाई जी की गारंटी, जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिला। चुनौती देखते हैं आप? मैं इसको कोई चुनौती नहीं मानती हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अभी वो आरंग से चुनाव हार के आए, कभी यहाँ से चुनाव हार के आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। उसको मैं कोई चुनौती नहीं मानती हूँ अपने। और एक तरफा हम जांजगीर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी और 11 के 11 लोकसभा हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे। 11 के 11 कमल फूल देंगे। तो कमलेश जी को आप सुन रहे थे, ये जांजगीर से लोकसभा प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से। तो वो भी यहाँ पर लगातार कह रही हैं कि हम जीतने वाले हैं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, हमारे पक्ष में मतदान हो रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, इसके लिए अभी 4 जून का वेट करना होगा। लेकिन लगातार मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमल जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद से अभिता जी आपके पास आऊंगी। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कमल जी आपको बोला था कि अभिता जी बोल रही हैं इस मत प्रतिशत के गिरने का पीछे का जो कारण है वो मौसम नहीं है, कोई अन्य नहीं है, बल्कि ये है कि जो लोकसभा प्रत्याशी चुन करके लोग भेज रहे हैं वो जनता का ही काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। कारण कुछ भी रहे, इसका मंथन करना बहुत जरूरी है। हालांकि इन्होंने जो तर्क रखा है, इनका तर्क हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से कुछ चीजें हैं, मौसम का फैक्ट था पिछले दूसरे चरण में 700 रुपये देखने को मिला। इस बार थोड़ा मौसम में नमी है और निश्चित तौर पर इसका लाभ भी मिलेगा। और राजनीतिक कारण भी रहते हैं। राजनीतिक कारण में हर स्टेट के अपनी भौगोलिक स्थिति है, अपने मुद्दे हैं, अपनी एक पार्टियों के एजेंडे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो वोट करने जाता है, वो पहले ये तय करता है कि वो वोट किसे करेगा। हालांकि इस बार लोग, मुझे लगता है कि जागरूक हैं और वो अपने मत का जो इस्तेमाल है वो बड़ी सोच समझ कर रहे हैं। और ऐसा भी कारण हो सकता है कि जो पार्टी को वोट देना चाहते थे लेकिन उसके उम्मीदवार उनके मार्फत ना हो, तो ऐसे में भी लोग फिर वोट डालने से कटते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा कारण भी हो सकता है। तो लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़ा पड़ना चाहिए था, उसके लिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं तैयारियां करता है। और निश्चित तौर पर पार्टियां भी प्रचार करती हैं कि जो मत प्रतिशत है वो बढ़े, लोगों को जागरूक करने का काम होता है। तो निश्चित तौर पर लोग अब जागरूक हो चुके हैं और अपने नेता का चयन वो बखूबी कर सकते हैं।
बिल्कुल, और लगातार हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि घरों से निकले, अपने मत का प्रयोग करें। जो हुआ अभी तक वो अलग बात है, लेकिन आप अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेंगे, आपका वोट डिसाइड करेगा कि आपकी सेवा के लिए कौन मैदान में आएगा, कौन आपकी सेवा करेगा। तो इसलिए अपने मत का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें, किसी तरीके की लापरवाही न करें, अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर के अपने मत का प्रयोग करें। और यही अपील लगातार सभी राजनीतिक नेता भी कर रहे हैं। फिलहाल चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अभिता जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। केजरीवाल जी की याचिका पर आज फिर से सुनवाई होनी है कोर्ट में, थोड़ी देर में सुनवाई होगी। तो ऐसे में दूसरी तरफ ये ऐसा दौर है जहां पर बहुत जरूरी होता है किसी भी पार्टी के मुखिया का होना, चुनाव में प्रचार करना, तमाम सारी चीजें। तो ऐसे में क्या पार्टी अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रही है? किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या लग रहा है गुजरात में भी? देखिए, डेफिनेटली अगर आपके बड़े मुखिया नेता अगर प्रचार करते हैं तो जनता के बीच में एक और अच्छा मैसेज, और हर कोई जनता उनके कामों की वजह से उनसे जुड़ना चाहती है। तो डेफिनेटली एक एज मिलता है जब आपके बड़े नेता और मुखिया प्रचार करते हैं। बट लेकिन बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, आप ये सोचिए अगर उनके 400 पार में इतना ही दम होता तो वो विपक्ष के नेताओं को जेल में नहीं करते। दूसरी बात, जो ये बहाना एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भाई क्या नाम है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने किसी को जेल में नहीं डाला है, भ्रष्टाचार और ये ईडी सीबीआई की अपनी कार्रवाई है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। देखिए, आप एक बात बताइए, वो भ्रष्टाचार जो कि शरत रेड्डी, इससे कोई कार्रवाई नहीं होती कि जो शरत रेड्डी है उसने 60 करोड़ बीजेपी को दिए हैं चंदे में, वहां पे उनको 30 दर्द के लिए मतलब बेल मिल जाती है। बस जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी वो अभी भी मुख्यमंत्री है, उनको सबको पता है कि आचार संहिता लगे थे, उसके बावजूद भी उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे साफ पता चलता है पूरे देश में ये बात है। और इवन सीतारमण जी जो कि खुद बीजेपी में होते हुए उन्होंने खुद बोला था। शर्मा जी अपनी बारी में, शर्मा जी अपनी बारी में। सभी का स्वागत है। रविंद्र जैसे व्यक्ति, आप खुद सोचिए कि की पार्टी बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, उनमें यह दम नहीं था कि वो पहलवान लड़कियों के साथ शोषण करने वाले टिकट छात्र थे। अब उसके बेटे को उन्होंने टिकट दिया था। तो परिवारवाद के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री जी को बड़ा सर्वकर बोलते हैं। बट लेकिन यहाँ पे उन्हें परिवारवाद नहीं दिखता, ना प्रज्वल रविंद्र के पक्ष में मतलब खिलाफ दिखाई देता है, ना ही करण जैसे उनके खिलाफ दिखाई देता है। ऐसे जो लोग जो कि पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनको ऐसे लोग मंच से, हमारे प्रधानमंत्री जी मैसूर के मंच से ये कहते हैं कि प्रज्वल रविंद्र जैसे व्यक्तियों को अगर मतदान दिया जाएगा, वोट दी जाएगी तो मोदी जी मजबूत होंगे। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती, जब वो पूर्व सीएम भी थे गुजरात के, तब से लेकर आज प्रधानमंत्री बनने तक मुझे तो यही लगता है, और ये बात साफ आज जनता को भी दिखाई देती है कि जो उनकी मजबूती है वो भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों पर टिकी है। भले उसमें बिल्किश बानो हो, चाहे मणिपुर की महिलाएं हो, चाहे ब्रिजभूषण ने जो पहलवान लड़कियों के साथ किया, और आज जो प्रज्वल रविंद्र ने, जो कि पूरे भारत इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स कांड है, और इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। कोई मतलब मणिपुर में भी आज तक हमारे प्रधानमंत्री कभी नहीं गए। और अभी ये 370 के ऊपर बात कर रहे थे, 370 के ऊपर आपने अगर हटाया है तो कश्मीर की तीनों सीटों पर क्यों नहीं लड़ रहे? जहां से आपने पूरे देश में दावा ठोक रहे हैं कि हम 370 हटा दिया, 370 हटा दिया, वहां से भी बीजेपी नहीं लड़ रही है। तो इनकी कैसी मतलब ये जो इतनी यहाँ आकर के झूठ बोलते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है भारत के इतिहास में जो कि स्टेज से झूठ बोलने में सबसे ज्यादा माहिर है, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि पहले चरण में जैसे वोट कम हुई, तो इतनी वोट कम होने पे, और स्पेशली जब राजस्थान में वोट कम हुई और वहां पे चुनाव का बहिष्कार किया गया पानी ना मिलने की वजह से, तो इतने बौखला गए हमारे प्रधानमंत्री जी कि वो मुसलमानों पर बात आने लग गई, मंगलसूत्र पर उतर गए। कहते हैं कि लौटूंगी अभिता जी लौटूंगी। ठीक है अभिता जी लौटूंगी। शर्मा जी इनकी बातों का जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब आपका चाहूंगी, उसके बाद नीरज जी आपके पास आऊंगे। देखो, इन्होंने कहा भाई इस पर बीजेपी का हाथ है, बीजेपी ने गिरफ्तार करा। अरे आपको मालूम होना चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, ये स्वतंत्र जांच एजेंसी है, ये ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है। आप उसका नोटिस का जवाब ही नहीं देंगे तो उसके पास में ऑप्शन क्या बचता है? वो आपको अरेस्ट करेगा। अच्छा होता आप उसके पहले या दूसरे उसका नोटिस का जवाब देते, उसको उनको संतुष्ट करते,
और फिर ये अपने आप में धर्म युद्ध बन रहे हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हैं। इनके रख रखाव में इनके सीएम रेजिडेंस पर 45 करोड़ रुपये, उसके सीएम की कोठी की सजावट में इन्होंने खर्च कर दिए। अन्ना हजारे की आड़ में आंदोलन रूप से कहिए कि हाँ मैं चुनाव उसकी आड़ में ये सीएम बन बैठा, सीएम बन के इन्होंने इतना घोटाला कर दिया। वैसे तो वहाँ पर अन्ना हजारे के साथ में बड़े नौटंकी कर रहा था। इस कुर्सी में कोई दिक्कत है, इस कुर्सी में कोई दिक्कत है। अरे कुर्सी में बैठते बैठते तो कुर्सी बने बैठ रहा है, कैसे होगा भाई? मैंने उनको बोलने नहीं दिया। आप प्रज्वल रवेना जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। शर्मा जी को मैंने बोलने नहीं दिया था आपकी बारी में। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। नहीं बोल पाए। ठीक है, आपके गुस्से को समझते हैं हम। एक बार सुन लीजिए अभिता जी। प्रज्वल रवेना के खिलाफ बोलते हैं, वो बोलते हैं मोदी जी को कि ये व्यक्ति का। अभिता जी ठीक है ना, आपको समझ दिया जाएगा तब आप बोलिएगा, तब मैं और को नहीं बोलने दूंगी। फिर आप बीच में बोलेंगी तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद नीरज जी आपके पास आ रहे हैं। ऐसा है, आप आंदोलन करा किसने? अन्ना हजारे ने। उसकी आंदोलन की तो पैदावार है, वहीं से तो ये अरविंद केजरीवाल की आ जाए। उन्होंने तो एक साइड में, उनको तो एक साइड में छोड़ दिया और फिर वहाँ पे बैठ के उनके साथ में कहते थे कि सीएम की कुर्सी में कोई दिक्कत है, ये सीएम की कुर्सी ऐसी है। अरे सीएम की कुर्सी में बैठते तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन बैठा, ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर आप पढ़े लिखे हो, IRS से आपने VRS ले रखी है, आप सब कानून के ज्ञाता हो। और पहला ईडी ने सम्मन भेजा, पहला सम्मन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, उसका जवाब देते। आप जवाब दिया नहीं। ये डिक्टेटरशिप थोड़ी चलती है। कानून का सामना तो उसका जवाब देने से होगा। आप कानून हाथ में ले रहे हो, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसका अधिकार है गिरफ्तार करना, उसने गिरफ्तार कर लिया। इसमें रोने पीटने की क्या जरूरत है? दूसरा, हरियाणा में इन्होंने वो किया, हरियाणा का लाल इन्होंने प्रचार किया केजरीवाल जी के बारे में। वहाँ पे जाके बोलते थे, दिल्ली में जाके कुछ बोलते थे, पंजाब में जाके बोलते थे हरियाणा को एक बूंद पानी SYL का नहीं मिलेगा। दिल्ली में जाके बोलते थे हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे पानी हरियाणा कहाँ से देगा? अब तू हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा के लाल है, SYL का पानी दिला दे, वहाँ तेरी सरकार है। चलो ठीक, चंडीगढ़ से हमारा ऐसा दिलवा दे। वो केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं, अब आप राज्य सरकार पर फोड़िए। खैर ये अभी मुद्दा नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। नीरज जी, ये जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है अभी जो इधर झारखंड में हुआ है, उसको लेकर के भी बीजेपी लगातार आपको घेर रही है। आलमगीर आलम जी को लेकर प्रयास करूंगा, बीजेपी प्रवक्ता को साथ में समझाइए, कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है। पूरे आपके इतने प्रस्तुत चैनल पर डिबेट हो रही है, ये पूरे चैनल का माहौल खराब कर रहे हैं। इनकी आदत है, पुरानी आदत है, कई बार पहले भी डिबेट हुई, बीच में बोलते हैं, हर एक के बीच में बोलते हैं, क्योंकि इनको तो रटा लेटर भेजते हैं बीजेपी वाले, भैया आप तो बोलना है। इनमें अपने जो है नहीं कि बीच में क्यों बोलते हैं, हर एक के बीच में बोलते हैं। आप देखने तो सुनिए, आप इनके बीच में क्यों बोलते हैं, पहले पूरी बात सुनिए, हम इनके बीच में बोलते हैं। शर्मा जी देखिए, आपका ऑडियो म्यूट है, लोगों तक बात आपकी नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप अपनी बारी में बोलोगे तो लोग सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, लोग भी सुनेंगे। बीच में बोलने का कोई सार्थक अर्थ नहीं बनता यहाँ पर। क्या दिक्कत है उनके फोटो से? आपको मीडिया उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेगा? विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है, मीडिया का अधिकार है उनका। शर्मा जी देखिए, समय की पाबंदी होती है, गंभीर मुद्दा है, मतदान प्रतिशत घट रहा है, तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। ये पूरा प्रयास किया जा रहा है हर एक वर्ग के द्वारा कि मतदान का प्रयोग लोग करें, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप ये कोई सार्थक चर्चा की निशानी नहीं है। शर्मा जी अगर या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, या तो फिर आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। शर्मा जी आपको पूरा समय दिया जाएगा, एक बार सुन लीजिए नीरज जी को भी। मेरा सवाल क्या है वो सुनिए। भ्रष्टाचार को लेकर के जहां आप घेरते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप भी यहां पर झारखंड में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर में जो 30-33 करोड़ का कैश पकड़ा गया, उसको लेकर लगातार बीजेपी आपको घेर रही है। उस पर छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। देखिए, मैं चाहूंगा जो चीज गलत है, चाहे हमारे आदमी हो, चाहे हमारे कोई नेता हो, भ्रष्टाचार आप उस पर कार्रवाई करिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो डबल प्रैक्टिस है ना बीजेपी, ये चीज गलत है। अब मैं अपने हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ। नवीन जिंदर जी को हमारे प्राइम मिनिस्टर अब क्या हुआ, सिर्फ लोग जीतने के लिए उनको अपनी पार्टी में ले गए। अब 30,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? मैं इसे पूछना चाहूंगा, डबल प्रैक्टिस क्यों? मैं तो कहता हूँ कानून सबके लिए बराबर है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, सब पे कानून कार्रवाई करे। किसी कानून से भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी का हो, कानून से बचना ही चाहिए।
लेकिन ये भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लेकर बजाते हैं, ये चीज गलत है। फिर सबको भ्रष्टाचारी बोलते हैं। इतने एग्जाम्पल आप खुद भी देख रहे हो। ये कोई भ्रष्टाचारी इस बात पर वो ये बोलते हैं कि कोई भी आए हमारी पार्टी में चलेगी तो हमारी, अगर हमारी पार्टी ने गलत किया, हमारी पार्टी का नेता चलेगी तो हमारी बोलते हैं। उसे जेल के अंदर रहना चाहिए। में कौन बैठा है? छोड़ के क्यों भाग रहे हैं आपकी पार्टी में? ठीक, वो बोलते रहेंगे आपके बीच में। थोड़ा सा रोकूंगी, दोनों को रोकूंगी यहाँ पे, ठीक है। शर्मा जी देखिए, इतनी क्या बोलो, इतने बुजुर्ग आदमी बड़ी मुश्किल से डिबेट को ट्रैक पे लेके जाते हैं, फिर आप लोग बीच में बोल करके उसको सब एक जैसा कर देते हैं। थोड़ा सा दोनों को रुकना पड़ेगा। ठीक है नीरज जी, आप भी रुकिए। कमल जी के पास जा रही हूँ मैं। वैसे लेटर भेजते हैं इनको, ठीक, ये बोलने से ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। अगर आप आरोप लगाओगे, मैं जवाब नहीं दूंगा क्या उनका? नरेंद्र मोदी जी को आपका क्या दिक्कत? आप कह रहे नरेंद्र मोदी का बार बार फोटो दिखा रहे हैं। देखिए कभी भी सबसे लोकप्रिय के तौर पर पक्ष को विपक्ष से दिक्कत होती है, विपक्ष को पक्ष से दिक्कत होती है, ये कॉमन बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा गुणागणित नहीं है। रोकूंगी शर्मा जी आपको यहाँ पर, रोकूंगी यहाँ पर, थोड़ा सा रोकूंगी। कमल जी, गुजरात पर आ जाते हैं। एक तरीके से बीजेपी ने गुजरात को अपना गढ़ बना लिया है, तो वहां पर क्या लगता है इस बार की हवा, इस बार का रुख, इस बार का मतदान प्रतिशत लेकर के क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टी सेंधमारी कर पाएगी, या इस बार भी क्लीन स्वीप होने वाला है? क्या लगता है आपको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? बहुत सी चीजें हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें हैं और ये नेता, मुझे लगता है कि इनकी जो मेहनत है और जो अपनी पार्टी का जो प्रचार है, इन लोगों ने बखूबी किया है। क्योंकि गुजरात, मेरा मानना है कि बीजेपी अपने आप को वहां अपना गढ़ मानती है और निश्चित तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं गुजरात में, उनका एक अच्छा कैडर बना हुआ है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पीछे जिसका पाटीदार थे वहां पे और वहां पटेल थे, वहां उनकी भी एक आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से कुछ चीजें थी, तो वहां एक बार डाउनफॉल इनका जरूर दिखा था। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार भी मुझे लगता है कि बीजेपी वहां कुछ कमजोर रहेगी। लेकिन सवाल उसका है कि आज कौन मजबूत है, कौन नहीं मजबूत। लेकिन मुद्दे हटे हुए हैं इस इलेक्शन में। जातिवादी, राम मंदिर और 370, इन चीजों को लेके ही सारी चीजों को ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। लेकिन क्या हमारे समाज में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए, क्या उस पर काम हो चुका है? क्या जो डिजिटल किया जा रहा है, जो डिजिटल कर्म किया जा रहा है, क्या उसके लिए व्यापक प्रबंध हमारी सरकारों के पास है? तो सवाल बहुत बड़े हैं। आज हमें उन दिशा की ओर भी काम करना पड़ेगा, ना कि दिखावा करने की ओर। क्योंकि ये तमाम दल हैं। अभी मैं सुन रहा था राम जी को, अभिनेता जी को और अपने नीरज जी को, क्योंकि अब पानी का मसला था, तो पानी का मसला में तीनों सरकारें कहीं ना कहीं अंदर खिचड़ी पकाती हुई नजर आई। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और पंजाब में अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तो सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय ये बड़े अच्छे तरीके से निपट सकता था। दूसरी ओर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के सहयोगी दल अकाली दल की पंजाब में सरकार थी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। तो निश्चित तौर पर वहां भी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास करके इस समस्या को निबेड़ा जा सकता था। अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और निश्चित तौर पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। देखिए, स्टेटों के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रयास क्या इनके मुकम्मल हैं? क्या पंजाब की और जो हरियाणा का एक डिस्प्यूट है पानी को लेकर, उसके लिए तमाम दलों ने क्या किया? सवाल बयानबाजी से। अब तो बयानबाजी भी करना छोड़ गए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तौर पर हरियाणा में कुरुक्षेत्र की सीट सुशील गुप्ता जी को मिली हुई है। यहाँ तो वो जिक्र ही नहीं करता, यहाँ जिक्र ही नहीं करता। इतना ही नहीं, पीछे एफआईआर को लेकर आरक्षण, जो एफआईआर को लेकर मुहिम अभय सिंह चौटाला चला रहे थे, वो चौटाला साहब भी अब क्योंकि अलायंस हो चुका है, अकाली दल वाले यहाँ उनका समर्थन करेंगे और यहाँ वाले इनालो वाले अकाली का समर्थन करेंगे, तो वो लोग भी एफआईआर को दबा के बैठ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं हमारे हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, अब बहुत से मुद्दे हैं जो हम लोग चाहते हैं कि जो आम लोगों के काम होने चाहिए उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। मतदान है, ठीक है, आज सरकार चुनने का दिन है, आज जनता का दिन है और जनता आज तय करेगी कि उनका नेता कौन हो। तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो प्रवक्ता साथी हैं ये अपने अपने पक्ष रखेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे बिंदुओं पर भी काम करना चाहिए जो समाज के हित में हो। ये कहा जा सकता है कमल जी, ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कमल जी, क्या पूरा करना चाहिए? कमल जी, क्या ये कहा जा सकता है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसको मुद्दे की तरह घुमाया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है इस वाइल के मुद्दे को?
निश्चित तौर पर ये तो नई बात नहीं है, बहुत समय हो चुका है हमें सुनते हुए एफआईआर भी छोड़ दीजिए, उसके बाद हांसिल का नहर का विषय था वो भी छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में देखो बाढ़ का विषय था, राजस्थान में कहीं ना कहीं विषय रहा है पानी की समस्या को लेकर। बहुत सी चीजें हैं। ये भाखड़ा कनाल जो चैनल है हमारा, ये 3 स्टेटों का मान लो जो डिवाइड करता है पानी को, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल से होके आता है। तो निश्चित तौर पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या समझौते हुए हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए मेरा मानना है। आरोप एक दूसरे को बड़े आसानी से लगाए जा सकते हैं, लेकिन विषय ये है कि वो जो समस्याएं हैं उनके हल में इन तमाम साथियों का क्या योगदान है, इनकी पार्टियों का क्या योगदान है, ये आज मुद्दा है। क्योंकि आज पूरा देश इनकी ओर देख रहा है, तीनों पार्टियां सक्रिय हैं और निश्चित तौर पर तीनों पार्टियों को आज हमारा देश का हर आदमी देख रहा है कि ये हमारे लिए क्या करेंगे। तो जो अच्छा विजन लेके आएगा तो निश्चित तौर पर लोग अब जागरूक हो चुके हैं, उनको वो चुनेंगे और विजन को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि धर्म का, कास्ट का और बहुत से मुद्दे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छे मुद्दे मैं मानता हूं कि सॉल्व हुए हैं इस सरकार में भी, बहुत सी चीजें हुई हैं जिसको आप मतलब पॉजिटिव में लेके चल सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आज गलियों की समस्या है, गांव में गलियां नहीं है, गांव में शौचालय नहीं है। आप देखिए गांव में जाके पानी की समस्या है, टेल पर पानी नहीं पहुंचा, सिंचाई की समस्या आ रही है। ये इस बात को कतई नहीं नकारा जा सकता। पर उतर कर इन तमाम नेताओं को चाहिए कि वर्क करें और मुद्दों पर बात करें। बिल्कुल, ये कतई नहीं नकारा जा सकता कि लोग जागरूक हो चुके हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए। अब वो जागरूक हो चुके हैं और इसीलिए इस तरीके की चीजें जो सामने आ रही है, बहिष्कार की बात कहें चाहे जो भी कहें। लेकिन आपने जो बात कही थी कि अपने राजनीतिक लाभ को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं एसवाईएल के मुद्दे को इधर उधर कर रही हैं या जो भी है, इस पर अभिता जी आपका छोटा सा जवाब चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही हाँ, तो सबसे पहले तो इस बात के लिए इन्हें 1000 बार कह दिया गया है कि जब ये जिस दिन ये देश का पानी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा जो पानी पाकिस्तान में जाता है उस दिन वो ले आए, और दूसरा ये सेंटर ओरिएंटेड मुद्दा है तो ये सेंटर डिसाइड करेगी। और तीसरी वो आपके बात ऊपर थोप देते हैं बात को, वो आपके ऊपर थोप देते हैं, आप उनके ऊपर वही तो बात है ना सर। मैम ये पता है क्या है, ये काम करना ही नहीं चाहते। अगर ये काम करते तो ये हमसे कंपटीशन करते कि हम आपसे अच्छे स्कूल बनवाएंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल बनाए उससे अच्छे स्कूल बनाएंगे, उससे ज्यादा अस्पताल बनाएंगे, उससे अच्छे से बिजली देंगे लोगों को। आज जो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे CY छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। सबसे ज्यादा लोग, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ये वोट भी, अगर आपने आज तक जितने भी वक्ताओं की बात हरियाणा में सुनी होगी, वो ये कहते हैं, कोई भी हमारे जो यहाँ पे चाहे वो कैंडिडेट है, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे चेहरा कुछ भी हो, सारे वो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये राजनीतिक चेहरे पे लड़ने की नहीं होती है, काम पे लड़ने की होती है। तो आप अपने काम बताइए ना। एक भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ढंग की बात नहीं की, बीजेपी के मैनिफेस्टो और दूसरों के मैनिफेस्टो, चाहे दूसरे विपक्ष पार्टियों के मैनिफेस्टो से ऐसी झूठी झूठी बात लेकर आए जहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं बाजरे वही बात आ करवाएंगे, ऐसे पकड़ करके एक साथ लाइन में लेके आओ, फिर भीतर वाली बात हो जाती है। खा रहे, विपक्ष के नेता जेल में बैठ के आम खा रहे, इनके वक्ता आप ये सोचिए इनका वक्तव्य कैसा है। इनके वक्ता टीवी पर बैठकर अरविंद केजरीवाल जी ने कितने आम खाए ये बता रहे थे। लोकसभा के चुनाव में जहाँ आचार संहिता लग गई है, ये जनता को पूरे देश की मीडिया को कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी के पास। तो आप ये कहना चाह रही कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे खुले अभी भी बैठकर एक सुपारी सी पार्टी बोलते थे, उसके काम पे फाइट नहीं कर सकते। अविता जी सुनिए सवाल छोटा सा। आप ये कहना चाह रही कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने आचार संहिता छोड़ी, इन्होंने पूरे लोकतंत्र का उल्लंघन किया है। इन्होंने विपक्ष की नेताओं की जो हमारे संविधान है उसका उल्लंघन किया है। आप इलेक्शन कमीशन में जहाँ सिलेक्शन कमेटी में चुनाव करते हैं, आज 2 पार्टी चुनाव। चलिए, जब आप उस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं तो फ्री एंड अभिता जी इलेक्शन हो। हाँ, तो ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत का उल्लंघन कर रहे हैं। आप क्या थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको थोड़ा सा अभिता जी रुकना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि फिर मुद्दे भटक जाते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लंबी लाइन लग जाती है। अभिता जी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए।
शर्मा जी, वो आपके ऊपर थोप रहे हैं, आप उनके ऊपर थोप रहे हैं, आप कह रहे हैं आप दीजिए पानी, वो कह रहे हैं आप दीजिए, ये तो सेंट्रल का मुद्दा है। आप ये देखिए ज्योति जी, पानी किसने देना है? पानी पंजाब ने देना है, और पंजाब में तो आप सरकार कह रहे हैं कि केंद्र का कोई रोल आम नहीं आदमी है? पार्टी की है। आप ये कह रहे हैं केंद्र का कोई रोल नहीं है? अरे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसका इम्प्लीमेंट पंजाब सरकार ने करना है। पंजाब क्यों नहीं उसको पानी देते? किसने रोका है? अब ये पंजाब वाले पहले यहाँ हरियाणा में आए थे, हमने बड़ा भाई इतनी खातिरदारी करी उनकी। अरे बड़े वाला रोल तो अदा करो, बड़े भाई वाला। आप बड़े भाई हो। 740 का हमारा चंडीगढ़ में फैसला हो रखा है। चलिए ठीक है, हमारे चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा जो चलिए ठीक है, SYL का पानी जो गंभीर हो गया मुद्दा ज्यादा। वहाँ जनता से क्या मुंह लेकर वोट मांगो? उस क्षेत्र में आपका कैंडिडेट है, और फिर कांग्रेस पे नहीं बन सकती इस मामले में, तो क्योंकि कांग्रेस इसके पार्टनर है, कांग्रेस सहयोगी दल बन रहा है अब इसका। कांग्रेस वाले भी लपेट चलिए ठीक है, अभी चुनाव की बात हो रही है, इधर उधर की बात नहीं। यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। लौटूंगे आप सभी के पास, फिर से चर्चा करूंगी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चुनाव की कवरेज लगातार जारी है।